एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ फ्लावर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से पोलन ग्रेन्स जेनरेट हो रहे हैं। पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स है मेल गैमीट, ठीक है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से फीमेल गैमीट जेनरेट हो रहा है। फीमेल गैमीट क्या थी फ्लावर की? ओव्यूल, है ना। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो रिप्रोडक्शन है उनको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड करा है। तो सबसे पहला स्टेज क्या था? सबसे पहला स्टेज था प्री फर्टिलाइजेशन का। प्री फर्टिलाइजेशन का पहला स्टेज था। इसमें मैंने 2 स्टेप्स बताए थे। एक मैंने बताया था माइक्रो स्पोरो जेनेसिस। जेनेसिस का इन जनरल मतलब ही जेनरेशन होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था? पोलन ग्रेन्स का जेनरेशन, पोलन ग्रेन्स का जेनेसिस। पोलन ग्रेन्स किस तरीके से बन रहे थे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरो जेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरो मतलब मेगास्पोर्स। मेगा का मतलब होता है साइज में लार्जर, अगर माइक्रो से आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। सो मेगास्पोरोजेनेसिस, इसमें आप पढ़ने वाले हो कि ओव्यूल्स किस तरीके से जेनरेट होते हैं। जेनेसिस, ओव्यूल का जेनेसिस हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत ही इजी है ये स्टेप भी। ये दोनों ही प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में हम पढ़ते हैं। जब ये दोनों ही हमने क्रिएट कर लिए, मतलब हमने मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, तो ये दोनों मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर फिर क्या करेंगे? फ्यूज होंगे। ये दोनों गैमीट्स, ये फ्लावर के प्लांट के गैमीट्स है। जब ये दोनों गैमीट्स फ्यूज होंगे तो हम इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, फ्रूट का जनरेशन और सीड का जनरेशन। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो हमने क्या कवर कर लिया है? हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अब सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं फ्लावर के। ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट को हमने क्या बोला था? हमने बोला था गाइनोशियम। एंड्रोशियम क्या था? मेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स। गाइनोशियम में क्या आता था? फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। सो इसमें हमने पिस्टल समझा, माइक्रोस्पोरेंजियम समझा। माइक्रोस्पोरेंजियम इज नथिंग बट ओव्यूल और फिर एम्ब्रियो सैक। तो आपको यही पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे पिस्टल में क्या क्या है, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, कैसे डेवलप होगा, और फिर जो एम्ब्रियोनिक सैक है, एम्ब्रियो सैक है, वो किस तरीके से जेनरेट होने वाला है, ठीक है। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट। वही मैंने अभी सेम चीज बोली। जो गाइनोशियम वर्ड है, इट रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टल, ठीक है। एक पिस्टल में क्या क्या था? एक पिस्टल में ये सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे थे, ठीक है। क्या आ रहा था? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये तीनों जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलके पिस्टल बना रहे थे। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही पिस्टल है, मतलब सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल है और एक ओवरी है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, ठीक है। पर कई सारे ऐसी स्पीशीज भी हैं फ्लावर की जिसमें मल्टीपल पिस्टल्स होते हैं, मतलब मल्टीपल स्टिग्मास होंगे, मल्टीपल स्टाइल्स होंगे, मल्टीपल ओवरी होगी, मतलब ये एक पिस्टल जैसा स्ट्रक्चर कई सारे मौजूद होंगे। तो उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पिलरी। आपको नाम से समझ में आ रहा है, मोनो का मतलब ही वन होता है, मल्टीपल का ही मतलब होता है मेनी, है ना। तो अगर एक पिस्टल प्रेजेंट है मोनोकार्पिलरी, अगर मल्टीपल पिस्टल्स प्रेजेंट है तो मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। When there are more than one pistils may be fused together। अब कभी कभी क्या होता है कि कई सारे पिस्टल्स एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं और कई सारे पिस्टल्स एक दूसरे से फ्री रहते हैं। ये 2 सिचुएशंस और हो सकती है इन केस ऑफ पिस्टल्स। तो जब ये फ्यूज्ड रहेंगे एक दूसरे से तो हम इन्हें बोलेंगे साइन कार्पस। अगर ये फ्यूज नहीं है, सेपरेटेड है, तो हम इन्हें बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स याद रखना, यहाँ से जनरल क्वेश्चंस डेवलप हो सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। कि साइनोकार्पस क्या है, एपोकार्पस क्या है, मल्टीकार्पिलरी क्या है, मोनोकार्पिलरी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ईच पिस्टल, अब हम सिर्फ और सिर्फ एक पिस्टल पे फोकस करेंगे। इस पिस्टल के साथ क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अब इसके पार्ट्स क्या क्या है? वही पार्ट्स जो मैंने बताया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ओके, सो स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। स्टिग्मा क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों बोला हमने? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पे ही लैंड करेंगे, है ना। आपने देखा होगा जब कभी भी आप किसी प्लेस में जाते हो, है ना, और आप बाय एयर जा रहे हो, तो जो आपका
विमान है, जो आपकी प्लेन है, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही लैंड करती है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी लैंड हो गया। तो एक प्लेस होता है, एयरपोर्ट्स होते हैं, वहां पे ही आपकी जो प्लेन है वो लैंड करती है। तो इसी तरीके से जो पिस्टल है उसका जो प्लेस है जहाँ पे पोलन ग्रेन सबसे पहले आके लैंड करेंगे, सबसे पहले आके अटैच होंगे, वो स्टिग्मा होता है। एंड दैट्स व्हाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप स्टिग्मा देखोगे तो उसमें ना आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे और वो बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टिकी होते हैं, है ना। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स वहां पे आता है तो वो स्टिक हो जाता है ताकि वो परफेक्टली लैंड कर सके वहां पे, ठीक है। सो इट क्रिएट्स अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। द स्टाइल इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो स्लेंडर पार्ट होता है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल। ये फैसिलिटेट करता है जब पोलन ग्रेन बर्स्ट हो जाते हैं तो उनके अंदर जो दो सेल्स हैं वो दोनों सेल्स, या अगर एक सेल है तो सिंगल सेल वहां से निकल के जाके ओव्यूल को फर्टिलाइज कर सके। तो ये एक पाथ उनको देता है, ठीक है। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टल इज ओवरी। इसके नीचे जो आप बल्ज्ड पार्ट देख रहे हो, मतलब जो मोटू मोटू इलाका देख रहे हो, दिस इज ओवरी, ठीक है। ये वाला जो बल्ज्ड पार्ट है दिस इज ओवरी। इनसाइड द ओवरी देयर इज ओवेरियन कैविटी, जिसको हम लोक्यूल भी बोलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक कैविटी है, इसी वजह से ये बल्ज्ड पार्ट है, इसके अंदर की कैविटी को हम बोलेंगे लोक्यूल। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। अब ये प्लेसेंटा क्या है, देखो इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के ओव्यूल्स बनाए थे। तो ये जो मैं सबसे पहले एक सिंगल लाइन बना रही हूँ, दिस इज प्लेसेंटा। आपको पता होगा, आपने इन जनरल भी सुना होगा, जब कभी भी कोई ह्यूमन जो फीमेल है वो बेबी कैरी करती है तो प्लेसेंटा के थ्रू ही सारा न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचता है। और बेबी अगर कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है तो वो उसी प्लेसेंटा से मदर की बॉडी में जाता है। जब तक वो इस दुनिया में नहीं आया है, वो बच्चा अपनी मदर के वूम्ब में है, तो वो जो भी एक्सचेंज है, चाहे वो न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो, वो उस प्लेसेंटा के थ्रू ही करता है। तो ऐसे ही प्लेसेंटा यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। सो प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं ये जो ओव्यूल्स होते हैं, वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टाइल एक आपको पाथ जनरेट, लाइक पाथ आपको दिखाता है, मतलब आपको नहीं दिखाएगा, पोलन ग्रेन्स को दिखाएगा, बट ऐसे जब मैं बोलूँ तो समझ जाना। देखो पोलन की जो सेल है उनको पाथ दिखाता है, भाई देखो यही रास्ता है, ठीक है। उसके बाद फिर आके ओवरी, ओवरी बल्ज्ड पार्ट होता है, इसके अंदर प्लेसेंटा होता है और उससे अटैच्ड होते हैं ओव्यूल, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके स्ट्रक्चर को विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। हेलो फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, अगर आप बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और एनएफएसयू एनएफएटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी डिजिटल डिवाइस में इसे आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। हमारे स्पेशल कोर्स में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, नोट्स। अगर आप हमारे नोट्स फॉलो करोगे तो आपको कुछ भी और फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगी परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर कोर्स। एंड अगर आप हमसे बात करना चाहते हो सो यू कैन टेक्स्ट अस इन व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन। यहाँ पे हमने स्टेमन देखा, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं पिस्टल। पिस्टल के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, होल्ड ऑन, कोई विजिबल टाइप ऑफ कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का यहाँ पे प्लेस होता है, तो यहाँ पे आके पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं। चलो मैं पोलन्स भी बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने पोलन लैंड करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे पोलन आके लैंड करते हैं कि स्टिग्मा होता है। इसके बाद जो आपको ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ये है स्टाइल, ठीक है। अब आपको ये जो बल्ज्ड पार्ट दिख रहा है दिस इज ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा है। अब इससे आपको अटैच्ड ओव्यूल देखने को मिलेंगे। ये जो ओव्यूल्स है ये इसी प्लेसेंटा से अटैच्ड है। समझ में आ गया, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया और अच्छे से। अब हम स्टेटमेंट्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट मेगास्पोरेंजियम। सो मेगास्पोरेंजियम इज ओव्यूल। ओव्यूल आपका क्या है, गैमीट। कौन सा गैमीट है, फीमेल गैमीट है भाई, ये हमारी फीमेल गैमीट है, ठीक
ठीक है, अब इसके बारे में और चीजें जान लेते हैं। जो ओव्यूल है, इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर। अब हम सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम ओव्यूल पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ओव्यूल क्या है? इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू प्लेसेंटा, ठीक है। जो स्मॉल सा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, वो किससे अटैच्ड है? प्लेसेंटा से अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड रहेगा? बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक, वी कॉल्ड इट फनिकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक छोटा सा अटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, एक छोटू सा अटैचमेंट, ये ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में एक छोटा सा अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, इसे हम बोलते हैं फनिकल। एक छोटा सा स्टॉक होता है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। अब इस रीजन को, इस इलाके को हम बोलेंगे हाइलम। जो ओव्यूल है प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला हाइलम, ठीक है। नहीं, उसको हमने बोला फनिकल। यहाँ पे उसको हमने बोला फनिकल। दिस इज फनिकल, जो अटैचमेंट है वो फनिकल है, और उस एरिया को हम बोलते हैं हाइलम। दिस हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। सो ये जो फनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन है, इसे हमने बोला हाइलम, ठीक है। ईच ओव्यूल हैज वन और मोर प्रोटेक्टिव लेयर, वी कॉल इट इंट्यूगमेंट्स, वी कॉल इट इंट्यूगमेंट्स। अब इंट्यूगमेंट्स देखने को हमें यहाँ पे मिलते हैं। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, दिस प्रोटेक्टिव लेयर, अब हमने ओव्यूल को जूम कर लिया है, ठीक है। सो दिस लेयर इज इंट्यूगमेंट, दिस इज इंट्यूगमेंट। तो ये दो प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज हाइलम। हाइलम क्या है? ये वाला एरिया हाइलम है। हाइलम किस इलाकों को हमने बोला? जहां से ओव्यूल अटैच्ड है प्लेसेंटा से, ठीक है। सो दिस इज प्लेसेंटा, और यहाँ पे हाइलम है, मतलब यहाँ पे फनिकल है। दिस इज एरिया ऑफ फनिकल एंड प्लेसेंटा, जिसको हमने बोला हाइलम, ठीक है। अब ये तो समझ लिया आपने। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये वाला, एक सेकेंड, इतना जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपके ओव्यूल का है, और वो किस तरीके से अभी आपको उल्टे तरीके से देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका जो मेन एंड होता है, इनका सर यहाँ पे होता है। मैं आराम से बताती हूँ। अब ये समझो कि हमने इस ओव्यूल को जूम किया हुआ है, जूम करके अपसाइड डाउन किया हुआ है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते थे, बट ऐसे में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, इस वजह से ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐड करा हुआ है, ठीक है। सो ये अपसाइड डाउन ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है, इसको हमने बोला इंट्यूगमेंट्स। मल्टीपल इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी ओव्यूल में, ठीक है। Now this intugment encircles the nucleus except at the tip where a small opening called micropyle is organized. अब आपने यहाँ पे देखा कि ये इंट्यूगमेंट्स यहाँ तक भी है, ये इंट्यूगमेंट्स इधर भी है, बट ये एक छोटा सा प्लेस है जहाँ पे इंट्यूगमेंट नहीं है। जहाँ पे इंट्यूगमेंट नहीं है, इसको हम बोलेंगे माइक्रोपाइल या फिर माइक्रोपाइलर एंड, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स के सेल है वो यहाँ से ही एंट्री लेने वाले हैं। दिस इज दी डोर, दिस इज दी डोर, जहां से जो पोलन है वो एंटर लेगा, मतलब पोलन सेल्स यहां से एंटर करेगी। इसी वजह से यहाँ पे इंट्यूगमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज दी ओपनिंग, ठीक है। Next, what we have opposite of micropylar end, there is chalaza representing the basal part of the ovule. ठीक है, बेसल पार्ट मतलब नीचे का एरिया। सो दिस एंड इज नोन एज चलाजा एंड और चलाजल एंड। दिस इज द बेसल पार्ट, basal part of the ovule. This is the basal part of the ovule, ठीक है। It is enclosed within the integuments a mass of cell called nucleus. nucleus क्या है? mass of cell आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस इंट्यूगमेंट के बाद ये जो आपको छोटे छोटे सेल्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है? ये है नकलस, ठीक है। नक सेल्स और नकलस जैसे भी आप इसे बोलते हो, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं इंट्यूगमेंट्स के जस्ट बाद, ठीक है। Now these cells have abundant reservoir of food material. अब ये क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि इनके पास है फूड मटेरियल। जब कभी भी आप फूड मटेरियल देखो ना, तो वो नरिशमेंट के लिए होता है, न्यूट्रिशन के लिए होता है, आपके एग सेल या फिर बेबी के लिए। मतलब प्लांट का बेबी तो सीड ही बनेगा ना, ओव्यूल ही है। इट इज लोकेटेड इन द नक्लस ऑफ एम्ब्रियो सैक, located in the nucleus of embryo sac
दैट इज फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, अब इस नक्लस में ये है एम्ब्रियो सैक, जो मैं आउटलाइन कर रही हूं ना, ये है एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब इस एम्ब्रियो सैक में और क्या क्या है, दिस इज नथिंग बट फीमेल गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीट है ये हमारा। ठीक है, इट इज लोकेटेड एट द नक्लस। एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका फीमेल गैमेटोफाइट होता है, या तो आप ओव्यूल या फिर एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोल दो, या फिर आप एग सेल को भी बोलते हो। ठीक है, एंड ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है, मैंने बार बार बताया है, मेगास्पोर, मेगास्पोर। पोलन को हमने क्या बोला था, माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर। ठीक है, तो हमने पोलन के लिए माइक्रोस्पोर वर्ड यूज करा था, तो वहीं पे मेगास्पोर हम ओव्यूल के लिए वर्ड यूज करेंगे। ठीक है ना, ओव्यूल इज जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक। जो ओव्यूल है उसका एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, वो किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। अभी हम जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी सिर्फ यही चीजें समझो, क्या क्या समझना है आपको इस स्ट्रक्चर से। जो बेसल एंड है वो है चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड से पोलन सेल्स एंटर करने वाले हैं क्योंकि उनको एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना है। इंट्यूबमेंट्स प्रोटेक्टिव लेयर होती है। नक्लस जो है ये फूड रिजर्वियर होते हैं, फूड मटेरियल ये रखते हैं इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक के लिए। ठीक है, ये है हाइलम और ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल का अपसाइड डाउन। यही सारी चीजें अभी इस स्ट्रक्चर के लिए आप समझो। बाकी जो एंटीपोडल सेल्स है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक भी हमने समझ लिया, दिस इज एम्ब्रियो सैक। नक्लस के अंदर एम्ब्रियो सैक है। एग सेल क्या है, सिनोगिड सेल्स क्या है, ये आगे आने वाले डायग्राम में मैं समझा दूंगी। ठीक है, अब हमने पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। सो किस तरीके से बनेगा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो दिस इज ऑल्सो MMC। इसको भी हम MMC कह रहे हैं क्योंकि वहां पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। जो मदर सेल होती है वही ही मेच्योर होके आपका गैमीट बनाती है। ठीक है, तो वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल थी MMC, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है, दिस इज ऑल्सो MMC। ठीक है, Now ovules generally differentiate a single megaspore। अब ये जो ओव्यूल है वो सिंगल मेगास्पोर से बनता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज़्यादा छोटा स्ट्रक्चर होता है वो अमाउंट में ज़्यादा बनता है क्योंकि उनको मूव करना होता है, उनको ट्रैवल करना होता है। बट जो बड़ा स्ट्रक्चर होता है, जो मेगास्पोर होता है, चाहे वो किसी भी बॉडी में सिचुएटेड हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो यूजुअली मूव नहीं करते हैं और एक बार में एक ही बनते हैं। ठीक है, सो मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द नक्लस। जो ओव्यूल है वो एक ही सेल से, एक ही मेगास्पोर से जेनरेट होके एक एम्ब्रियो सैक बनाता है। इट इज द लार्जर सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म। ये बड़ी सेल है, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करती है एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द MMC अंडरगोज टू मियोटिक डिवीजन। अब ये मियोटिक डिवीजन को ऑप्ट करती है। ठीक है, जो MMC है, जो मेगास्पोर मदर सेल है, वो मल्टीपल मियोटिक डिवीजन के बाद ही एम्ब्रियो सैक बनाती है और एम्ब्रियो सैक के अंदर आप जो भी सेल्स देख रहे थे वो मियोटिक डिवीजन की वजह से बनता है। ये वाला डायग्राम समझेंगे तो आपको ये मियोटिक डिवीजन समझ में आ जाएगा। मेगास्पोर किस तरीके से ओव्यूल में कन्वर्ट होती है, किस तरीके से एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होती है, ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इट इज द मोस्ट इन द मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स वन मेगास्पोर बिकम फंक्शनल। ठीक है, एक मेगास्पोर फंक्शनल बनती है वाइल दी अदर डीजेनरेट, या फिर इसके साथ ही साथ कोई और मेगास्पोर बना है तो वो डीजेनरेट हो जाती है, एक ही मेच्योर होती है, लीडिंग टू मोनोस्फोरिक डेवलपमेंट। अब ये मोनोस्फोरिक डेवलपमेंट क्या है, स्पोर्स के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। स्पोर्स छोटा स्ट्रक्चर होता है, आपने ये देखा होगा कि वो सारे के सारे प्लांट्स जो फ्लावर्स नहीं जेनरेट करते वो स्पोर्स बनाते हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। बिना फ्लावर के स्पोर्स वो जेनरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम फ्लावर देख रहे हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो इसमें भी जो स्पोर वर्ड आता है वो उन्हीं स्ट्रक्चर्स के लिए आता है जो छोटे स्ट्रक्चर हैं, बट ये रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं, अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे मोनोस्पोरिक का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो डाई ट्राई टेट्रा ऐसा पढ़ते हैं ना। मोनो का मतलब होता है वन सिंगल स्पोरिक डेवलपमेंट। जो मेगास्पोर है, अगर मल्टीपल मेगास्पोर्स बने तो उसमें से एक ही मेच्योर होगा, बाकी सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। और इस प्रोसेस को क्योंकि एक ही बच रहा है और एक ही मेच्योर हो रहा है, इससे हमने
बोला मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। द फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोज टू मियोटिक डिवीजन। अब जो फंक्शनल मेगास्पोर है, मतलब जो डेवलप हुआ है मेगास्पोर, वो मियोटिक डिवीजन ऑप्ट करेगा टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट, ताकि वो फीमेल गैमेटोफाइट बना सके या फिर एम्ब्रियो सैक डेवलप कर सके। इनिशियली द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर्स डिवाइड मियोटिकली फ्रॉम टू न्यूक्ली। ठीक है, टू फॉर्म टू न्यूक्ली, टू न्यूक्ली से नहीं बन रहा है, एक न्यूक्ली दो न्यूक्ली बनाती है। ठीक है, सो जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसने क्या किया, माइटोसिस करा और दो न्यूक्लियस बने, रिजल्टिंग टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब ये क्या हो रहा है, ये जो एम्ब्रियो सैक है वो दो न्यूक्लियस बन गया, टू न्यूक्लिएटेड हो गया। अब इसके बाद फिर से मियोटिक डिवीजन होगा और इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियस। ठीक है, 4 न्यूक्लियस से फिर 8 न्यूक्लियस में ये कन्वर्ट होने वाला है, देन इट विल कन्वर्ट इनटू 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो क्या हुआ, सबसे पहले एक न्यूक्लियस था, मियोटिक डिवीजन हुआ, 2 हो गए, इनका फिर से मियोटिक डिवीजन हुआ, 4 हो गए, फिर से मियोटिक डिवीजन हो गया, 8 हो गए। ठीक है, अभी तक इनके सेल वॉल डेवलप नहीं हुए हैं। These meiotic divisions are free nuclear, meaning cell wall formation does not immediately follow the nuclear division. यहाँ पे cell wall का formation नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो nuclear division है ना वो बहुत immediate हो रहा है, इसी वजह से अभी 8 nucleus तक किसी भी तरीके का कोई भी cell wall नहीं बना है। Embryo sac का organization देखेंगे after 8 nucleated stage। अभी हो सकता है जो भी मैं statements आप सभी को समझा रही हूँ वो समझ ना आए, एक बार ये पढ़ लेते हैं फिर चलेंगे डायग्राम में। डायग्राम से आप समझोगे तो आपको 100% ये सारे स्टेटमेंट्स समझ में आ जाएंगे। ओके, सो अब 8 सेल्स बन गए, अब इनका ऑर्गेनाइजेशन होगा। आफ्टर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन। अब सेल वॉल बननी शुरू हो रही है, ऑर्गेनाइजिंग अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और वी कैन से एम्ब्रियो सैक। इनसाइड द एम्ब्रियो सैक 6 of 8 न्यूक्लिएटेड थिंग्स आर सराउंडेड बाय सेल वॉल। अब हमारे पास कितनी सेल्स थी, कितने न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस थे। अब उसमें से जो 6 हैं उनमें सेल वॉल बन गई और उन्होंने क्या बना लिया, सेल बना लिया। ठीक है, 6 सेल्स बना ली एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल। अब वो एज अ सेल ऑर्गेनाइज हो गए। द रिमेनिंग 2 न्यूक्ली, अब 8 - 6 करोगे तो कितने बचे, 2 न्यूक्ली बचेंगे। सो दीज 2 न्यूक्ली विल मेक पोलर न्यूक्ली और वो बीच में प्रेजेंट रहेंगे एज अ पोलर न्यूक्ली। ठीक है, एंड अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एग अपैरेटस कहलाता है। ठीक है, ओके अब जब आप पूरे एम्ब्रियो सैक को देखोगे तो इनके जो 3 सेल्स होते हैं वो एग अपैरेटस बनाते हैं और एग अपैरेटस के ऊपर ही 2 पोलर न्यूक्ली होते हैं। ओके, अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, सबसे पहले MMC बनती है, MMC खूब सारी MMC बनी, सारी डिग्रेड हो जाएंगे, एक ही क्या बनेगी, मैच्योर होगी। ठीक है, इसमें एक सेल है। इसके बाद क्या हुआ, ये डेवलप होगी और सेल डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोसिस होगा और ये एक सेल से 2 सेल बनाएगी। ठीक है, 2 सेल बन गए, 2 सेल से फिर एक माइटोटिक डिवीजन होगा, एक और माइटोसिस होगा, ये 2 से 4 सेल बन गए। अब फिर से एक और डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, ये 4 से 8 बन गए। अब जब ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है, ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। अब क्या होगा, इसमें से जो 6 न्यूक्लियस है उसमें सेल वॉल बनेगी और वो सेपरेट हो जाएंगे। एक इस तरफ चला गया, मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल, 3 सेल्स ऊपर से ली गई, 3 सेल्स नीचे आ गई डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 सेल्स हैं उनको हमने बोला सिनर्गिड सेल। एक सेल होगी एग और ये कलेक्टिवली ये 2 सिनर्गिड सेल और एक एग सेल मिलके बनाते हैं एग अपैरेटस। इसको हमने बोला एग अपैरेटस। ठीक है, अब इधर भी 3 न्यूक्ली वाला सेल इधर भी नीचे आएगी तो इसको हमने बोला एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, दिस इज एंटीपोडल सेल्स। बच गई 2 सेल, 3 इधर आ गई, 3 इधर आ गई, 6 का काम हो गया। अब बची 2 न्यूक्लियस, सेल्स बोल दिया था मैंने गलती से। अब बच गए 2 न्यूक्लियस, ये बनेंगे सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल न्यूक्लियस एंड दिस इज द सेकंड पोलर न्यूक्ली। सो 2 पोलर न्यूक्ली बनती, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 सेल्स बचेंगी। अब ये फर्दर डेवलप होकर जब मैच्योर होंगी तो लेट्स से दिस इज चलाजल एंड। ठीक है, चलाजल एंड क्या था, बेसल पार्ट था, बेसल पार्ट। अभी यहाँ पे बेसल पार्ट है इस वाले डायग्राम में। जब आप इस वाले डायग्राम को देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, ये है बेसल पार्ट, मतलब
चलाजल एंड, इस वाले डायग्राम में ये वाला चलाजल एंड है और ये वाला माइक्रोपाइलर एंड है, इसको हमने फ्लिप कर दिया अगेन। सो दिस इज चलाजल एंड। जो एंटीपोडल सेल्स होती है वो बेसल पार्ट में प्रेजेंट होती है, बेस में प्रेजेंट होती है। ये दो पोलर न्यूक्ली आपको देखने को मिलेगा, एक को हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्ली। अब यहाँ पे फिर से 3 सेल्स आपको देखने को मिल रही है। ये जो 2 सेल्स हैं उनको हमने बोला सिनोगिड सेल्स। यहाँ पे आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दिस इज फिलीफॉर्म एपेरेटस। इनका काम क्या है, जब पोलन सेल आएगी तो उनको रास्ता बताएंगे कि भाई हाँ इधर से रास्ता, इधर से आओ। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एग अपरेटस। ये दिस इज ऑल एग अपरेटस और यहाँ पे है एग सेल। दिस इज नथिंग बट द सेल जो किससे फ्यूज करेगी, पोलन सेल से फ्यूज करेगी, पोलन सेल के जेनरेटिव, पोलन सेल के जेनरेटिव सेल से फ्यूज करेगी। मैंने आपको बताया था पोलन का स्ट्रक्चर ऐसा था, ये तो एक्साइन है, दिस इज एंटाइन, एक जगह पे एक्साइन एब्सेंट रहेगा तभी ये पोलन बर्स्ट होगा और यहाँ से सेल निकलेगी ना, तो यहाँ पे 2 सेल है। लेट्स से मैं ऐसे करती हूँ, जो बड़ा पार्ट होता है उसको हमने बोला वेजिटेटिव और ये जो छोटा पार्ट है दिस इज जेनरेटिव सेल। अब ये जो छोटा सा स्पेस है जहाँ पे स्पोरोपोलिन, ये जो आउटर लेयर होती है एक्साइन की, वो स्पोरोपोलिन से बनी, वो तो सुपर स्ट्रांग है, हर कंडीशन को झेल लेता है। तो एक स्पेस तो यहाँ पे हमको चाहिए ना ताकि ये जेनरेटिव सेल निकल सके। तो जैसे ही मैं एक और डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही पोलन यहाँ पे आता है ये बर्स्ट हो जाती है एंड देन फिर सेल पोलन ट्यूब बनती है, यहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब फिर ऐसे आती है। तो यहाँ से पोलन ट्यूब आएगी, लेट्स से पोलन ट्यूब आएगी, पोलन ट्यूब में क्या है, जेनरेटिव सेल है। ये जेनरेटिव सेल आई फिलीफॉर्म एपेरेटस, सिनोगिड सेल ने बताया रास्ता और वो जाके फिर इस एग सेल से फ्यूज हो जाएगी। एंड ये जो फ्यूजन है दिस इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन, इसी को ही हमने बोला था फर्टिलाइजेशन। एक ओवरऑल स्टोरी समझ में आ गई, ऐसा ही होता है फ्लावर्स में। और क्या रह गया, क्या पढ़ना है, सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एम्ब्रियो सैक। अभी हमने जस्ट देख लिया सेल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 सेल है, एंटीपोडल सेल चलाजल एंड में है, तो ऊपर नीचे 3 सेल, बीच में पोलर न्यूक्ली 2 न्यूक्ली है। इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये किस तरीके से डिवीजन के थ्रू ये न्यूक्लियसेस बने थे ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द एम्ब्रियो सैक, 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट अ माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे जो 3 सेल ग्रुप हुए उसमें से एक सेल है, 2 सिनोगिड सेल है, तो इसको हम क्या बोल रहे थे, एग एपरेटस, ठीक है। फॉर्मिंग एग एपरेटस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द एग एपरेटस कंप्राइजेस ऑफ 2 synogyid cell and 1 egg cell. Synogyid cells are specialized cellular thickening at micropilar tip that is known as filiform apparatus. वो जो finger like structure मैंने बताया था वो filiform apparatus होता है. It aid in guiding pollen tubes into the synogid. Now 3 cells are located into the chalazal end that are referred as antipodal cells. इनका कोई काम नहीं है. The large central cell contains 2 polar nuclei. 2 पोलर न्यूक्ली बीच में होती है, ठीक है। मेच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एट मेच्योरिटी ऑल्दो द एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड, इट कंसिस्ट ऑफ 7 सेल। अब ये स्टेटमेंट कैसे समझ में आएगा कि आपका जो पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक है, 3 सेल इधर 3 सेल इधर, 6 सेल हो गई, 1 सेल बीच में जिसमें 2 पोलर न्यूक्ली है। सो टोटल 7 सेल है, बट ये 8 न्यूक्लिएटेड है, 8 न्यूक्लियस है, 7 सेल्स हैं। क्लियर स्टेटमेंट समझ में आ गई? ओके, सो यहाँ पे हमारा जो मेगास्पोरोजेनेसिस है या जो फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट है हमारे फ्लावर का वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या प्रोसेस होती है? पोलिनेशन में जो आपके पोलन्स हैं वो डायनेसेंस की प्रोसेस होती है। आपके जो पोलन्स मेच्योर हो जाते हैं, डायनेसेंस की प्रोसेस होती है, डायसेंस की प्रोसेस होती है। जो एंथर है वो बर्स्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स फ्री हो जाते हैं एंड फिर वो डिफरेंट मीडियम के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टरी पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे एंड उसके बाद फिर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो ये एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने का जो सफर है दैट इज नोन एज पॉलिनेशन, या डिफरेंट मेथड के थ्रू होता है और ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओवर बर्डन नहीं करना है खुद को बच्चों, आराम से पढ़ना है, अभी टाइम है हमारे पास, आराम से प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। आप छोटे छोटे डिविजन्स में अपने टॉपिक्स को फिनिश करो, एक ही बार में बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन फील करोगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे, ऐसा लगेगा ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है हमें। तो इस वजह से लेक्चर को ब्रेक कर करके हम
कवर करने वाले हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही एफर्टलेसली। और जैसे ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपको ये इतना ज़्यादा ईजी लगेगा, ऐसा लगेगा कि ओ मैं फालतू में ही स्ट्रेस ले रहा था या ले रही थी, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है। ऑफकोर्स ईजी चैप्टर है, अगर आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं ना तो हर एक चीज़ ईजी लगती है, और यही होगा हमारी क्लासेस में। सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम पोलिनेशन। ओके, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।